हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार सरकार द्वारा फार्मासिस्ट पद पर जो भर्ती होती है उसकी जो नियमावली है उसमें बदलाव कर दिए गए हैं और संशोधन करके नए नियमावली बनाई गई है, जिसकी जानकारी हम पहले भी वीडियो के माध्यम से दिए थे जब नियमावली जो है बिहार विधानसभा से स्वीकृत हुआ था। उस समय बहुत चीज़ें डिटेल्स में बताए थे और फिर से आपको बोले थे कि जब पूरा PDF मिल जाएगा नियमावली का तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बिहार गजट द्वारा ये प्रकाशित भी कर दिया गया है और ये नियमावली जो है अब स्वीकृत हो गया है और इसी नियमावली के तहत अब आप लोग की भर्ती होगी। तो ये जानना ज़रूरी है अगर आपने D फार्मा या B फार्मा कोर्स किए हैं और बिहार में फार्मासिस्ट पद पर काम करना चाहते हैं, बिहार सरकार के अंतर्गत सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप लोग की भर्ती होगी ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से सारा जानकारी आप लोगों को मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर करें कि उन लोगों को भी ये जानकारी हो सके। और इससे संबंधित जो भी डाउट्स है या राय है आपकी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, बिहार गजट द्वारा ये जो प्रकाशित किया गया है 25 अक्टूबर 2024 को, तो ये अधिसूचना हमको पहले ही मिल गया था, मगर इसलिए वीडियो नहीं लाए क्योंकि जब विधानसभा से जब पारित हुआ था उस समय आप लोगों को कुछ बातें हम डिटेल से बता दिए थे। और इसके साथ और भी पैरामेडिकल पद पे बच्चों की नियमावली को चेंज किया गया, तो हम सोचे कि पहले उन बच्चों को वीडियो बनाकर बता देते हैं क्योंकि उन लोगों को कुछ जानकारी नहीं था, उन लोगों को पहली बार नियमावली बनाया गया था, इसलिए आप लोगों को पहले से जानकारी था तो थोड़ा देरी से वीडियो ला रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे नियमावली में सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं बिहार फार्मासिस्ट नियमावली 2014 समय समय संशोधन के बाद 2024 नियमावली तैयार की गई है न्यू। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ होगा तो बिहार सरकार के अंतर्गत होगा, इसके बारे में दिया गया और इसका प्रकाशन के बाद ये नियम लागू हो चुका है, जैसा कि अब प्रकाशित हो चुका है 25 अक्टूबर से ही। अब इस पद पे कौन से लोग एलिजिबल होंगे उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। उसके पहले यहाँ पे जो जो चीज़ें दी गई है देखते चलते हैं लाइन से। तो यहाँ पे दिया गया फार्मासिस्ट पद के लिए जो आयु सीमा न्यूनतम निर्धारित किया गया है 18 वर्ष रखा गया है, यानी कि अगर आपका 18 वर्ष उम्र हो चुका है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा पर यहाँ पे कहा गया कि सरकार द्वारा जो समय समय पर निर्धारित किया जाता है आरक्षण कोटियार, यानी कि जो भी कैटेगरी से बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए, वो जब नोटिफिकेशन आएगा उसी के अनुसार आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, और इसकी जो न्यूनतम और अधिकतम आयु की गणना जो की जाएगी वो जिस साल बहाली आएगी उस साल के 1 अगस्त के अनुसार किया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ दिया गया। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि जो नियुक्ति होगी उसमें भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी, यानी किस तरह से भर्ती की जाएगी। तो पहले जैसा कि आप लोगों को पता है कि मार्क्स बेसिस पे होता था, जो आपके कोर्सेज में मार्क्स थे उसके अकॉर्डिंग से आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता था और भर्ती की जाती थी, मगर यहाँ पे अब बदलाव कर दिया गया है। अब जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है वो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी, यानी कि आप लोग को ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से एग्ज़ाम देना होगा। एब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, उसमें पास होंगे तब जाके आप भर्ती में शामिल हो पाएंगे। और ज़्यादा चांस है कि आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, CBT एग्ज़ाम होने वाला है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे देखेंगे लिखित परीक्षा जो है 75 अंक का होगा, तो हो सकता है कि आप लोग का 75 क्वेश्चन रहे 75 नंबर का, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहने की संभावना है, क्योंकि जब अभी बिहार सरकार द्वारा बहाली निकाला गया था ANM पद के लिए, तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा ही सारा बहाली निकाला जाता है स्वास्थ्य विभाग में, तो उन्होंने एग्ज़ाम जो लिया CBT बेस पे उसमें निगेटिव मार्किंग था। तो हम पहले एक वीडियो में बताए थे बच्चों को नियमावली में, तो उन्होंने कहा कि आप भर्म भरा रहें, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो आप लोग जाकर उस नियमावली को देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा ANM वाले पद पर, उसमें निगेटिव मार्किंग रखा गया था। तो इसमें भी चांस है कि निगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, नहीं रहे तो बेहतर है, मगर यहाँ पे चांस ज़्यादातर है निगेटिव मार्किंग रहेगा। अब इसका सिलेबस जो है आप लोग का जो D फार्मा का कोर्स होता है उसी के अकॉर्डिंग होगा सिलेबस। ठीक है, अब BTSC के द्वारा जब नोटिफिकेशन जारी किया जाए तो उस समय पूरा क्लियर हो जाएगा, मगर ज़्यादातर चांस है कि आप लोग अपना तैयारी करें जो D फार्मा का कोर्स है उसी के अकॉर्डिंग। अब आता है जो 75 नंबर के बाद 25 अंक बचते हैं, उसका किस तरह से 25 नंबर दिए जाएंगे। तो जो लोग बिहार सरकार के अंतर्गत सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य विभाग
के अंतर्गत या किसी भी संस्था में काम किए हुए हैं संविदा पर, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, वो भी किस पे, तो बिहार सरकार द्वारा, ठीक है, बिहार सरकार द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट बेस निकाला जाता है उस पर काम किए हैं, तो आप लोग एलिजिबल हैं। आपको यहाँ पे अंक मिलेंगे। 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर मिलेगा और अधिकतम 5 वर्ष के लिए 25 अंक दिया जाएगा, इससे ज़्यादा आप लोग को नहीं दिया जाएगा। तो इस बात पर ध्यान रखना है। जैसे कि अभी अस्पतालों में बिहार सरकार द्वारा कंपनी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेस रखा जाता है, तो उस प्रकार से अगर आप काम कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा आप लोग को एक कार्यान्वयन का फ़ायदा। और एक चीज़ यहाँ पे और देखेंगे, गैर निजी दिया गया है, तो बहुत से बच्चे समझेंगे गैर निजी के मतलब कि प्राइवेट हॉस्पिटल से अगर हम काम किए हैं तो एलिजिबल है, तो ऐसा नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को यहाँ पे मान नहीं है। गैर निजी का मतलब यहाँ पे देखिए पोस्ट में करके दे दिया गया है, केंद्र सरकार, पंचायत, नगर निगम निकायों में निर्धारित, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत सरकार द्वारा जो हॉस्पिटल है जैसे कि एम्स होता है उसमें अगर आपने संविदा पे काम किया है भारत सरकार के अंतर्गत तो आप एलिजिबल हैं, आपको यहाँ पे कार्यान्वयन का फ़ायदा मिलेगा। उसके साथ ही पंचायत में जो हॉस्पिटल होते हैं, पंचायत लेवल पर जो संविधा निकाली जाती है पंचायत लेवल पर या नगर निगम पर, तो उसमें अगर आपने काम किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, निजी गैर निजी का मतलब ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल आप लोगों को 100 मार्क्स होता है, तो 25 नंबर का जो फ़ायदा है, जो बच्चे 75 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा वो पास आउट होंगे उन्हीं को ये मिलेगा। ये नहीं कि 25 नंबर ऐड करके उनको पास कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो लोग 75 वाला एग्ज़ाम में पास करेंगे तभी जाकर इनको ये 25 नंबर का अनुभव का फ़ायदा मिलेगा। अगर इसमें फेल हो जाते हैं तो ये उनके पास कार्य अनुभव है ही, फिर भी उनको 25 नंबर नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ों की ध्यान में रखना है। अब देखिए कार्य अनुभव के लिए किन से सिग्नेचर कराना है, जैसे कि अगर जिला में है जिला के सिविल सर्जन से कराना है, अगर जिला लेवल पर अगर अस्पताल में काम किए हैं या चिकित्सक महाविद्यालय में काम किए हैं तो वहाँ के प्रिंसिपल से या अधीक्षक से आपको सिग्नेचर कराना है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया, देख लीजिएगा। और जो लोग संविदा पे काम किए होंगे उनको आयु उम्र सीमा में भी छूट मिल जाएगी, तो इस बात को ध्यान में यहाँ पे देना है। उसके बाद दिया गया है कि सारा चीज़ देखने के बाद मेधा सूची तैयार किया जाएगा। मेधा सूची के बाद आप लोग का प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य, सारा चीज़ की जांच होगी, उसके बाद आप लोग की नियुक्ति कर दी जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ दिया गया। अब मेन बात आता है आप लोग का कि कौन से बच्चे एलिजिबल है, डी फार्मा वाले बच्चे एलिजिबल हैं कि बी फार्मा वाले, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कमेंट है और इसके लिए बहुत बार क्या हुआ है, केस भी हुआ है और पहले भी बहाली आई थी जो कि रद्द कर दिया गया नियमावली की वजह से। और यहाँ पे इसके संबंधित पूरा क्लियर कर दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं टिप्पणी बी फार्मा और एम फार्मा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को डी फार्मा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे डी फार्मा और बी फार्मा के लिए कंफ्यूज हैं कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं, तो यहाँ पे साफ कहा दिया गया है कि डी फार्मा आपका पास होना ज़रूरी है। चाहे आपने बी फार्मा किए हुए हैं मगर आपके पास डी फार्मा का डिग्री होना चाहिए। जो बच्चे डायरेक्ट बी फार्मा कोर्स किए हैं वो एलिजिबल यहाँ पे नहीं होंगे। तो ये पूरा ध्यान में रखना है, साफ यहाँ पे कह दिया गया। और यहाँ पे जब नियमावली ये बन गई है तो अब आप केस भी कीजिएगा, हाई कोर्ट भी जाइएगा, तो वहाँ पे आप लोगों को कोई फ़ायदा अब नहीं होने वाला है, साफ यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। अब जा भी सकते हैं, जो भी बच्चे बी फार्मा वाले हैं फिर से जा सकते हैं एम फार्मा वाले, मगर यहाँ पे पहले ही क्लियर करके बता दिया गया, नियमावली तैयार किया गया है कि डी फार्मा मिनिमम जो है योग्यता है। इसके ऊपर अगर आपने बी फार्मा किया है, एम फार्मा किया है तो आपके लिए बेहतर है, मगर आपके पास डायरेक्ट अगर बी फार्मा आप लोग कर लिए हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इस बात को हम इसलिए जोर देकर दे रहे हैं कि बहुत से बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं, बार बार कमेंट करके पूछते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे हम आप लोगों को क्लियर कर दें। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं दिया गया है, जैसे कि आप लोग का काम करते हैं तो प्रमोशन होकर किस पद पर जाइएगा, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिया गया। अब बात आता है सैलरी का, तो सैलरी हम आप लोगों को दिखा देते हैं। सैलरी के लिए आप लोग को फ्रेंड जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा बहाली ली जाती है तो उसमें जो भी नियम है सारे यहाँ पे पद पर, जितने भी पद पर बहाली आता है सारा का यहाँ पे ग्रेड मेंशन किया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और 2014 के अनुसार है, तो यहाँ पे कोई पद में चेंजिंग भी किया गया है मगर अभी इसमें मेंशन नहीं किया गया। तो जो पद हैं उसके बारे में हम दिखा देते हैं, जैसे कि फार्मासिस्ट पद, ठीक है। तो फार्मासिस्ट पद के लिए 2800 पे ग्रेड पर बहाली आएगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो 2800 पे ग्रेड पर बहाली आएगी, तो मिनिमम योग्यता जो होता है डिप्लोमा ही होता है। जितने भी यहाँ पे पद हैं, अगर 2800 या 2800 से नीचे अगर पद है तो वहाँ पे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स अनिवार्य है। और इसके ऊपर जो ग्रेड है वहाँ पे आप लोग का एक बस एक ग्रेड नर्स को छोड़कर 4600 यहाँ पे है। इसके अलावा सभी का सैलरी 2800 2000 के आसपास है, ठीक है। अब बात आता है कि मान लीजिए कि
हेड फार्मासिस्ट उसके लिए है जो बी फार्मा बच्चे किए हैं। तो देखिए इनका सैलरी कितना है, 4200 ग्रेड है। तो जब हेड फार्मासिस्ट की बहाली आएगी तो उस समय बी फार्मा वाले एलिजिबल होंगे, डी फार्मा वाले एलिजिबल नहीं होंगे, और उनकी सैलरी जो है 4200 ग्रेड पे होगी। तो ये जो भी चीज़ें थी यहाँ पे हम आप लोग को बताने की कोशिश किए हैं, और जो भी जानकारी था बता चुके हैं। सिंपल से बात है कि आप लोग का जो सिलेक्शन होगा, भर्ती परीक्षा होगा, वो उसके आधार पर होगा, और एज जो है 18 वर्ष रख दिया गया है मिनिमम। और जो भी बच्चे डी फार्मा किए हैं वो एलिजिबल हैं। डी फार्मा के बाद अगर आपने बी फार्मा किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वो शेयर करें। थैंक यू।